नमस्ते सभी को। आज कुछ तो बात है कि श्रृंखला में आपका स्वागत है। और सच में आज जिससे हम मिलने जा रहे हैं ना, उनमें सच में कुछ तो बात है। ऐसी अनोखी बात जो मैंने अपनी लाइफ में पहली बार सुनी और बहुत ही अच्छी लगी। तो आज हम स्वागत करने जा रहे हैं गीता जी पारेख इनका। नमस्ते गीता जी, वेलकम। नमस्कार स्वाति जी। आप आपसे मिलने मिला ये मेरा सौभाग्य है। आई थैंक शैलेंद्र जी टंडन, जिन्होंने मुझे आपके बारे में बताया और आपसे मेरी बात हुई। गीता जी, आप जयपुर रहते हो? हाँ जी। हाँ। और आपने कुछ ऑनर टिल के बारे में बताया, तो व्हाट इज दिस ऑनर टिल? हाँ, ये प्रश्न कई बार मेरे सामने आता है। थोड़ा सा अलग सा नाम नजर आता है ऑर्नर टिल। हम्म। तो इसकी एक छोटी सी पृष्ठभूमि में बताना चाहूंगी। 2015 की बात है। मैं कैलिफोर्निया अपनी डॉटर के पास गई हुई थी। उस दौरान हम लोग कैलिफोर्निया हाईवे 1 पे एक स्वांटन बेरी फार्म हाउस है। बहुत सुंदर फार्म हाउस है जहाँ ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, ब्लैकबेरीज, बहुत सारे ऑर्गेनिक फ्रूट्स उनके यहाँ होते हैं। तो मेरी डॉक्टर बोली आपको जरूर विजिट करना चाहिए, क्योंकि हम्म। ये कई फ्रूट्स ऐसे हैं जो हमारे देश में नहीं मिलते हैं। आप हम्म। इनको ले जा नहीं सकती, लेकिन इनके प्रोडक्ट आप जरूर ले जा सकते हैं। तो हम्म। मेरी बहुत इच्छा हुई, मैंने कहा बिल्कुल देखना चाहिए। जब अंदर आउटलेट में गए तो बड़ा सुंदर दृश्य था वो। लोग खेत से तोड़ के ला रहे थे ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज। वहाँ एक मशीन रखी थी, उससे वो वे कर रहे थे। और बहुत सारी कांच की बॉटल्स में उन्होंने जैम प्यूरीज वगैरह उनकी बना के रखी हुई थी। और सबका रेट उन बॉटल्स के ऊपर लिखा हुआ था। ओके। मैंने भी एक बास्केट उठाई और जो मुझे लेना था मैंने अपनी बास्केट में रखा, और मैं हम्म। काउंटर पे खड़ी हो गई। हम्म। अब वहाँ कोई शॉपकीपर नहीं और कोई कैमरा नहीं, लोग अपने आप उठा रहे हैं। एक डब्बा रखा हुआ था, उसमें पैसा डाल रहे हैं, डॉलर्स डाल रहे हैं। और आश्चर्य तो तब हुआ मुझे कि तब जब उसी टेबल के एक एंड के ऊपर एक ट्रे के अंदर खुले डॉलर्स रखे हुए थे। ये हम्म। दृश्य मेरे लिए थोड़ा सा अद्भुत था, और यकीन भी नहीं कर पा रही थी कि ऐसा भी होता है। हम्म। हम्म। थोड़ी देर में मेरी बेटी कहती माँ आपकी शॉपिंग हो गई। मैंने कहा शॉपिंग तो हो गई, लेकिन मुझे यहाँ का ये पेमेंट मेथड समझ में नहीं आ रहा है, कैसे हम्म। क्या करना है। तो उसने कहा एक सामने दीवार पे एक लकड़ी की पट्टी पे लिखा हुआ था ऑनर टिल। मैं संस्कृत की छात्रा हूँ, मेरी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं है, मुझे एकदम तुरंत समझ में नहीं आया। मैंने कहा हम्म। मतलब? तो बोली ऑनर माने ईमानदारी और टिल माने गल्ला। और ये डॉलर माँ इसलिए रखे हैं खुले कि आप अपनी चेंज खुद ले लें। यहाँ कोई शॉपकीपर नहीं है, कोई कैमरा नहीं है। इतना सुंदर, इतना सुखद। मैं बहुत रोमांचित हुई इस दृश्य को देख के। और उसी समय मैंने अपनी बिटिया से कहा इस प्रैक्टिस को हम अपने देश में कर सकते हैं। तो बोले बिल्कुल, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं कर सकती हैं। लेकिन बड़ी बड़ी इमारतों को तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, नव निर्माण तो किया ही जा सकता है। इस हम्म। प्रैक्टिस को, ये प्रैक्टिस है जो लास्ट 39 ईयर से इस स्वांटन बेरी फार्म हाउस में चल रहा है। फिर उसने उन लोगों से मुझे मिलवाया भी जो वहाँ की ऑनर से। और मुझे बोले हमने तो कभी ध्यान नहीं दिया, और आज तक हमारी कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे लोग ऐसे ही लेके गए हैं बिना डॉलर डाले, या हिसाब में कोई गड़बड़ हुई। हमने कभी मतलब महसूस नहीं किया। तो मुझे हम्म। और थोड़ा सा लगा, मैंने कहा कितना कितना अच्छा है ये प्रैक्टिस, ईमानदारी की करने का जरिया। तो बोले अब वो जुनून जो वहां से शुरू हुआ, और ऐसा नहीं है, मेरा देश तो बहुत महान है, और ये जिस देश में हम रहते हैं वहाँ विरासत है, हम्म। जहाँ राजा हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी हुए हैं। और आज भी ये हमारे देश का, अगर ईस्ट जाएंगे आप मिजोरम वगैरह में, तो ये सब चीजें मिलती हैं, लेकिन एक बहुत छोटे स्केल पे है। लेकिन हम्म। हमें यदि पूरे देश में इस वातावरण को बनाना है, तो हम्म। हमें बच्चों के साथ इस पे काम करना पड़ेगा। और यही सोच के जब मैं भारत वापस आई, ये बात है 2015, मैंने यहाँ की एमजीडी स्कूल है, हम्म। उनके प्रिंसिपल सुनीति शर्मा हैं, जिनका एजुकेशन में काफी नाम है।
और हम्म। मैंने उनसे आके चर्चा की। मैंने कहा मैम एक बहुत सुंदर दृश्य देखा, उसको हम बच्चों के साथ वर्कशॉप के रूप में करना चाहते हैं, आप हम्म। क्या करेंगे? मैंने कहा मैम वहाँ तो खाने पीने का सामान था, लेकिन यहाँ बच्चों के लिए स्टेशनरी, कुछ ई टेबल्स, और उनके यहाँ हॉस्टल चलता है, तो हम्म। उसमें हम लोग कुछ टॉयलेटरीज वगैरह रख सकते हैं। तो हम्म। उन्होंने कहा गो हेड। और जो उन्होंने जैसे गो हेड बोला, मुझे तो मतलब लगा कि पंख मिल गए, एक रास्ता हमें दिखाई दे रहा है, हम चल सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। और बस वो दौड़ शुरू कब करना चाहेंगी? मैं उनसे सितंबर में मिली थी। मैंने कहा मैम थोड़ा सोचो। मैंने कहा नेक्स्ट मंथ तो अब्दुल कलाम साहब का बर्थडे है, और उससे हम्म। अच्छा मुहूर्त वैल्यूज को समझाने के लिए नहीं हो सकता। ईमानदारी का अगर दूसरा नाम तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। तो फिर निश्चित हुआ कि ठीक है, आप इस दिन पहले मुझे बच्चों को गूजबम्स आ असेंबली गए। में एड्रेस करिए, और आप बिल्कुल इसको हमारी स्कूल, लेकिन एक कंडीशन है। अब मैंने कहा हाँ। पता है जब क्या इनको परेशानी आएगी, तो बोले मिसेस पारिक, आप हाँ। इसको मेरी ही स्कूल से शुरू करेंगी। ओ। मैंने कहा बाप रे, तो ये तो बहुत बड़ी ब्रांड है, MGD इज सच ए बिग ब्रांड। अगर वो हाँ। मुझे परमिशन दे रही है अपनी स्कूल में इस एक्टिविटी को करने की, तो फिर तो मुझे बहुत, मेरी राह थोड़ी आसान हो जाएगी। तो 15 अक्टूबर 2015 को ऑनर टिल ही नाम रखा हमने इसका, जो इसका मेन नाम था वहां पे। और हिंदी में हम बच्चों को समझाने के लिए ईमानदारी का गल्ला इसको बोलते हैं। और 2015 से जो यात्रा शुरू हुई, इसमें मैं कहूंगी मेरे साथ 4 स्तंभ मजबूत थे इस गुल्लक को, ये से ईमानदारी के गल्ले को चलाने के लिए। सबसे बड़ा स्तंभ तो मेरी बेटी थी, रिचा, जो USA में रहती है। मेरे हस्बैंड, मेरी एल्डर सिस्टर हम्म। कृष्णा पारिक, और मेरी एक मित्र शैला जैन। जब मैं भारत आई तो मैंने शैला से भी चर्चा की। मैंने कहा शैला ऐसा ऐसा देख के आए, अपन स्कूल में चलते हैं, क्योंकि बिटिया तो बाहर रहती है। हम्म। हम्म। तो मेरी सिस्टर है, इस तरह से 4-5 महिलाओं को इकट्ठा किया, और शैला ने जो इस नींव को मजबूती दी। तो हम किसी भी राष्ट्र की शक उसके असली ताकत जो राष्ट्र की होती है, वो उसके बच्चों के मूल्यों में ही होती है। इसलिए बच्चों को मूल्यवान बनाना बहुत जरूरी है। तो इस नव निर्माण की ओर चले हैं हम। आज लगभग 100 स्कूलों में हम लोग इसका स्थापित कर चुके हैं। और कई जगह तो 2016-17 में हमने एक रैली निकाली थी, वॉक फॉर ऑनेस्टी। करीब हम्म। 2 से 2,500 बच्चे इस रैली में शामिल हुए थे। उस समय यहाँ का हम्म। प्रशासन का भी हमें काफी साथ मिला। उस समय यहाँ हम्म। पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे, संजय अग्रवाल सर। हम्म। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इतना दिल से स्वीकार किया पूरा। और जैसे ही हमने उनसे कहा कि सर हम ये ऑनेस्टी की वॉक करवाना चाहते हैं बच्चों के साथ, उन्होंने अपने पूरे महकमे का जो भी इंचार्ज थे सबको बुलाया, और बोला इस रैली को बहुत अच्छे से निकालना है। स्लोगन लिखवाए बच्चों से, ईमानदारी पे लिखिए स्लोगन। वो बच्चों को पट्टियों के लिए उन्होंने कहा आप हमारे से जो भी सहायता है वो लीजिए, और ये हम्म। इतना सुंदर काम है आप। और वो अद्भुत दृश्य था, अद्भुत रैली थी, शायद जयपुर की पहली रैली ऐसी होगी जो बच्चों ने ईमानदारी के लिए निकाली। आज तो वाह। कई विषयों पे रैली निकालते हैं लोग, आंदोलन बहुत करते हैं, लेकिन ये रैली सही में ईमानदारी की रैली अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज बच्चों ने मैसेज दिया। स्लोगन के साथ वो जा रहे थे। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी पुलिस डिपार्टमेंट को, जिन्होंने हमें बहुत सहयोग किया। सहयोग के बिना हम आगे बढ़ भी नहीं सकते थे। कोई भी जब हम सामाजिक कार्य के लिए निकलते हैं, तो एक अपेक्षा रहती है कि बिना सपोर्ट के हम कैसे करेंगे। तो जब ये कई स्कूलों में चला, मैं एक इसके बारे में, एक स्कूल का एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा हुआ। अ, यहाँ पे एक सिटी पैलेस स्कूल है, जो यहाँ की अ, अभी हमारे जो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, उनके हम्म। परिवार का ही है, वो राज परिवार का स्कूल है। हम उस हम्म। स्कूल में भी गए। वहाँ हाँ। हम अपना बच्चों के लिए वर्कशॉप किया, और पहले असेंबली में एड्रेस किया बच्चों को, ऐसा ऐसा आपके यहाँ जी कॉन्सेप्ट है,
और सामान रखा रहेगा, वहाँ कोई दुकानदार नहीं रहेगा। बच्चे भी इतने उत्साहित थे, उनको एक नयापन लगा। और हाँ उनको, जब हम लोगों ने ये कहा ना जहाँ यहाँ कोई नहीं रहेगा, कोई कैमरा नहीं, उनको ये लगा कि ये हम लोगों में विश्वास करते हैं। ईमानदारी हाँ की दूसरी तरफ विश्वास खड़ा है। तो जब हम बच्चों में विश्वास डालेंगे, हम सचमुच उन पर विश्वास करते हैं, तो बच्चे बेईमानी नहीं करेंगे। तो उस स्कूल में जैसे ही हमारा वर्कशॉप खत्म हुआ, हम लोग अपनी गाड़ी में बैठे लगे। एक हाँ बच्ची दौड़ती हुई आई, दिव्या नाम था उसका, 4th स्टैंडर्ड की बच्ची थी। मैम रुकी, हमें लगा कि पता नहीं, या तो उसने सामान लेना भूल गई, पैसा डाल दिया। मैंने कहा बच्चे क्या हुआ, आपका कुछ सामान रह गया या आपने पैसा नहीं लिया? बोले नहीं मैम, मैंने क्लास में जाके जब अपना सामान देखा और हाँ कैलकुलेट किया, तो मैंने 40 रुपीज इसमें कम डाले। मैं इसमें 40 रुपीज डालना चाहती हूँ इस गल्ले में, क्योंकि मैंने सामान तो ले लिया, हाँ। पैसे कम डाले। आज की यात्रा पूरी हुई। यदि हमने एक बच्चे में भी ये बीज बो दिया, वो मल्टीप्लाई जरूर करेंगे। वाह, ग्रेट 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 दूसरा, मैम। ये तो बहुत बड़ी बड़ी स्कूलों की बात हुई। एक अनुभव बहुत सुखद रहा, वो था, यहाँ एक सेवा मंदिर स्कूल चलता है, और वहाँ स्लम एरिया के बच्चे हैं। कुछ बच्चे अनाथ बच्चे हैं, 30 बच्चे वहाँ रहते ही हैं। और जो आसपास के झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चे, वो भी उस पाठशाला में पढ़ने आते हैं। तो सब बोले कि आप इतनी बड़ी बड़ी स्कूलों में तो क्या सिखाने, वहां तो सब जगह सब सीखते ही हैं, इन बच्चों के साथ करेंगे तो आपको पता चलेगा ये लोग सबसे ज्यादा बदमाशी हम्म, करते हैं। तो मैंने कहा ऐसा नहीं, बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चों में हम ही लोग उनको कैसा बनाना हम बनाते हैं, बच्चे नहीं होते वैसे। तो उनकी मैडम से मिली और मैंने कहा विमला जी, नाम विमला कुमावत है जो वहाँ इस व्यवस्था को संभालती है स्कूल की। मैंने उनसे कहा विमला जी, हम आपके बच्चों के साथ एक वर्कशॉप करना चाहेंगे। मैम क्या करेंगी? मैंने कहा हम इसमें सामान रखेंगे और बच्चे खरीदेंगे, 14 नवंबर को बाल मेला हम आपके बच्चों के साथ मनाएंगे। तो उन्होंने कहा मैडम, ये बच्चे तो अपना खाना भी नहीं इनको मिलता है, इनका ड्रेस भी हम देते हैं, खाने का सामान, खाना भी हम देते हैं, ये आपका सामान कैसे खरीदेंगे? मैंने कहा हम ये सामान बेचने नहीं आ रहे हैं, हम तो केवल बच्चों के साथ एक प्रैक्टिस करेंगे, वर्कशॉप। मैंने कहा आप पैसे की चिंता मत करिए, हम इनसे पैसा भी नहीं लेंगे, फिर ये कैसे सामान कर देंगे? मैंने कहा आप उसकी चिंता छोड़िए। फिर हम सब लोगों ने प्लान किया, अखबार की रद्दी ले गए बच्चों की स्कूल में, और बच्चों से कहा कि आप इनकी थैलियां बनाइए। 3-4 छुट्टियां उनकी आती करीब, मैं 9 तारीख को, 9 नवंबर को उन बच्चों से मिली थी। मैंने कहा 14 नवंबर को आप क्या मेला लगाएंगे, आप हमें 12 तारीख तक थैलियां जितनी बना सके आप बना दीजिए। तो 30 बच्चे तो वहां रहते हैं और आसपास के बच्चे खेलने के बहाने वहां आते हैं। तो ठीक है, बच्चे बड़े उत्साहित थे, अखबार ले गए। हम लोगों ने आटे से जो लाई बनाते हैं, ताकि बच्चों को भी, गोंद वोंद कहाँ से लाएंगे, विमला जी को कहा थोड़ी आप हेल्प कीजिए इन बच्चों को लाई बना के, तो कुछ तो हम लेके गए थे। और इस तरह से उन्होंने 3 दिन के अंदर करीब 2,500 कागज की थैलियां बना दी, बच्चों वाह, ने मिलके। हमें ग्रेट। लगा कि हमने इसको, बच्चों को थैलियां तो बनवाई है, लेकिन साथ हमने 2 मैसेज दिए बच्चों को। हम्म, संगठन, संगठित होके काम करेंगे, आपका काम बहुत आसान होगा। और वह हम्म, बच्चे के इधर उधर घूमते रहते हैं, अपने छुट्टी का टाइम कैसे पास करते हैं, उनका टाइम भी बहुत अच्छा हुआ। क्राफ्ट सीखा उन्होंने, एंड बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। और में कोई भी चीज बेकार नहीं होती है, और हम्म। प्लास्टिक का भी हमें उपयोग कम करना चाहिए, हम कागज की थैलियों का उपयोग करें। एक साथ इतने यस। सारे मैसेज भी बच्चों को मिले। फिर वो दिन आ गया 14 नवंबर, हमने बच्चों के लिए बहुत बड़ा एक मेला लगाया उन्हीं के स्कूल भवन के अंदर ही। हाँ अम, और ऐसे ऐसा सामान जो बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है, कुछ हाँ केक्स थे जो बच्चे जनरली वो खरीद तो नहीं सकते थे, उनको तो कोई दे देता था। अ, संस्थाएं आके बच्चों को फीड कर देती, कुछ भी खाने पीने का सामान देती, लेकिन खरीदा उन्होंने कभी अपने उससे नहीं। तो हमने उन थैलियों के एवज में हर बच्चे को 25 रुपए का एक कूपन दिया। और ऊपर हमने दिया। कहा कि आप जो मेले में जो सामान रहेगा ना, सब पे कीमत लिखी हुई है, लेकिन आपको बच्चों 25 रुपए से ज्यादा का सामान नहीं उठाना। हाँ वहां तो कोई देखने वाला नहीं, आप चाहे तो 100 का भी उठा सकते हैं, 200 का भी उठा सकते हैं, लेकिन आपकी ईमानदारी, आप अपने आप को तो देखेंगे और कोई नहीं देखेगा, लेकिन आप अपने आप को देखेंगे। हाँ वो 14 नवंबर को उनका मेला शुरू हुआ। करीब 7,000 का सामान हमने बच्चों के लिए रखा था। हाँ। और
उनको 1.5 घंटे का समय दिया था कि 1.5 घंटे तक आपका मेला रहेगा। बच्चों हाँ। ने खूब उत्साहित होके सारा मेले को एंजॉय किया, खाना पीना जो भी लेना था, कॉपी किताबें रबड़ पेंसिल शार्पनर, बस नई नई तरीके उनको जो लगा जो लेना हाँ। था। और जब वो 1.5 घंटे का समय खत्म हुआ, हमने अपना दुकान बंद की, तो हम्म। हमारे उस डिब्बे में, हाँ। ऑनर टिल के डिब्बे में उतने ही कूपन आए जितना हमारा सामान गया। हमने जब सामान वाह। और कूपन को टैली किया, तो हमारे मतलब बच्चों ने सामान छोड़ दिया था, सामान तो बहुत बचा हुआ था, लेकिन बच्चों ने ऐसा नहीं कि हम खरीद लें, कोई देख नहीं रहा है। तो उन्होंने उस दिन भी लोगों की भ्रांति को दूर किया कि हमें गलत मत समझिए, हम चोर नहीं है, हम भी ईमानदार होते हैं। यस। तो ये बहुत अच्छा एक हमें और मजबूत किया उन बच्चों ने कि नहीं, हम जो कर रहे हैं हम करते रहे, इनको अभ्यास की जरूरत है। हो सकता है कई बार परिस्थिति वश थोड़ा होता सा इधर है। उधर हो जाए बच्चे, लेकिन यदि उनको अभ्यास रहेगा तो मजबूती से खड़े रहेंगे। तो ये दो वाह। एक्सपीरियंस बहुत अद्भुत थे ईमानदारी के गले के लिए। और गी, गीता जी, इसके चाहती अलावा हूँ भी, कि जी, इसके अलावा भी ये आपने तो, कुछ शेयर किया था, कुछ और एक एक्टिविटी, एक दो एक्टिविटी बच्चों के साथ आपने हाँ की। हाँ जी, हमारे दो और एक्टिविटीज इसमें चलती है। इसकी शुरुआत हमने, अच्छा एक बात और बताता हूँ, बीच में कोविड आ गया, 2015 में तो हमने शुरू किया, और फिर कोविड आ गया तो स्कूल तो सब बंद, सब बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। अब इस समय ऑनर टिल क्या करें? तो उस समय हमने दादी नानी की कहानियों का एक जुगनू नाम से एक सीरीज शुरू की। हम्म। और मैं जितनी भी ग्रैंड मास के पास जाती थी, जहाँ जा सकती थी कोविड के दौरान, जहाँ स्वस्थ थे, और उनका वीडियो रिकॉर्डिंग करती थी, उनकी आवाज में उनकी कहानियों को, और स्कूल की प्रिंसिपल को भेजी थी। मैं उनको बोलती थी कि आप जिस तरह और होमवर्क बच्चों को भेजती हैं, ये भी होमवर्क के रूप में भेजिए, ताकि बच्चे उन कहानियों को सुने, और आप उनसे प्रश्न पूछिए ताकि पता चलेगा कि उन्होंने सही में कहानी सुनी या नहीं सुनी। तो वो जो 2 साल का टाइम था हमारा जुगनू का कहानियों का, वो आप कभी भी कोई यूट्यूब पे देखना चाहेगा तो मिलेगी, ऑनर टिल जुगनू कहानियों के नाम से। और उसमें सब दादी नानियां कहानी सुना रही बच्चों को, बड़ा उनको भी लगता है कि हम बेकार नहीं हुए, दादी नानियों को भी लगता है कि भाई ऐसा नहीं कि हम हमारी उम्र हो गई तो हम बेकार हो गए। हम उनके पास तो अनुभवों का जो खजाना है वो बच्चों को मिलना चाहिए, वो उनकी विरासत है, वो छूटनी नहीं चाहिए। और कुछ मिले या नहीं मिले, लेकिन जो बुजुर्गों का अनुभव है वो बच्चों को जरूर मिलना चाहिए। वो उनसे इतना कुछ सीखते हैं जो शायद किताबों से भी नहीं सीख सकते। ये बात तो सही है, एकदम सही है। तो ये उसी समय हमने शुरू कर दिया था। उसको हमने नाम सेतु दिया है, दो जनरेशन के बीच में। आजकल एकल परिवार हो गए हैं, संयुक्त परिवार, बहुत भाग्यशाली लोग हैं जो संयुक्त परिवार में रह रहे हैं। और बहुत सारे चेंजेस आए हैं, अर्थव्यवस्था, आर्थिक युग है, इसलिए माता पिता दोनों को जॉब करना भी जरूरी है। उस चक्कर में बच्चे का जो गैप आ रहा है जनरेशन्स के बीच में, बहुत ढीला ढीला पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है हम हमें इनको पकड़ना है मजबूती से, वो हमें पकड़े हम उनको पकड़े। एआई का दौर है, हमारे पास एक्चुअल इंटेलिजेंसी है, और हमारे बच्चों के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, लेकिन निश्चित रूप से एक्चुअल इंटेलिजेंसी उनको मजबूत बनाएगी, हाँ। आर्टिफिशियल ही रहेगी। वेरी ट्रू, तकनीकी वेरी ट्रू। ज्ञान होना बहुत जरूरी है, समय के साथ चलना भी बहुत जरूरी है। बल्कि हमें भी बच्चों की उन चीजों को स्वीकार करना चाहिए। हम जी जैन जैन जी करके हर बात को जैन जी शब्द में नहीं ढाल सकते। या आजकल वो नए नए आ गए ना, ये जनरेशन अल्फा आ गई, वो आ गई, हमने तो ये सब सब सुने ही नहीं थे शब्द, हमारे लिए तो सब लगता है हम हमारे लिए तो जनरेशन बुजुर्ग एक जनरेशन होती थी, और हम उनके बच्चे होते थे वो हाँ। अब वो अल्फा हो गई और मिलेनियम, क्या क्या नाम हमें बोले भी नहीं आते हैं। लेकिन हमारे सामने तो दो ही जनरेशन होती थी, एक हमारे बड़ों की होती थी, एक हम उनके बच्चे होते थे, या हमारे दादा दादी होते थे। तो ये परिवर्तन काफी आया है। तो ये सेतु के माध्यम से हम बच्चों को कनेक्ट कर पा रहे हैं ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। और बहुत अच्छा लगता है, बड़ा सुख सुख मिलता है, जहाँ बच्चे बहुत
कईयों के बच्चे ग्रैंड चिल्ड्रंस बाहर रहते हैं, तो उनको लगता है ये सब हमारे अपने ही हैं, और वसुधैव कुटुंब के हमारी जिस उसमें हम लोग रहते हैं, तो उसको हम सार्थक भी करते हैं कि पूरा वसुधा हमारा कुटुंब ही है। तो बहुत बढ़िया। दूसरा, हम जो बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, और जो आज की आवश्यकता है, मुझे भी कुछ कहना है। आजकल मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत हो रहे हैं हर जगह। हम्म। जयपुर में तो बहुत, तो हमने तो रिसेंटली अभी एक स्कूल की चौथी क्लास की लड़की ने सुसाइड कर लिया। अब पता नहीं कितने और ऐसे बच्चे होंगे, कुछ तो पता चल जाते हैं, कईयों का पता नहीं चल जाता है। तो बच्चों को वो रास्ता बहुत आसान लगने लगा, मर जाओ। जीवन के मूल्य खत्म हो गए। मूल्यों का तो बिल्कुल पता नहीं, ना तो वो जीवन मूल्य बचे, ना व्यावसायिक मूल्य बचे, न पारिवारिक मूल्य बचे, न सांस्कृतिक मूल्य बचे। और बहुत 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 काम करना है, बहुत काम करना है हम सबको मिलके। एक दिन में ये बदलाव नहीं आएगा, लेकिन एक दिन तो जरूर आएगा, यदि हम लोग सब प्रयास करेंगे मिलके। तो मुझे भी कुछ कहना जो हम कर रहे हैं, उसमें मेंटल हेल्थ इश्यू बच्चों को कहते हैं कि आपके यहाँ स्कूल में बॉक्स रखा है। कई हम्म। चीजें हम नहीं बोल पाते हैं। जैसे मैं हम्म। आपको बोल रही थी कि आजकल एकल परिवार में बच्चे रहते हैं, माँ हम्म। बाप दोनों जॉब कर रहे हैं। तो होता है कई बार, कोशिश करते होंगे कि हम अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें, हम्म। लेकिन उनको उनकी व्यस्तता देखते हुए, उनके मूड को देखते हुए पीछे हट जाते हैं। फिर दोस्तों की बारी आती है, तो फिर उनको एक भय रहता है, पता नहीं मेरी मजाक उड़ेगी, कहाँ तक मेरी हम्म। बात जाएगी गलत तरीके से। फिर पीछे हट जाता। अब बारी आती टीचर्स की, तो टीचर्स तो वैसे ही चुप करा देंगे, भाई पढ़ाई में ध्यान दो, क्या फालतू चीजों में लगा। टीचर्स के लिए फालतू, टीचर्स अपनी जगह सही है, हम्म। लेकिन वो बच्चा जो उस पीड़ा को भोग रहा है, उसके लिए वो फालतू नहीं है। उसका तो, उसको लग रहा है कि मैं कुछ कह दूं, कोई सुन ले मेरी बात। तो हम्म। उसी का हमने एक तरीका निकाला है। बच्चों के लिए स्कूल में एक बॉक्स रखे, मुझे भी कुछ कहना है। उसमें हम्म। 3 पंक्तियां लिखी हुई हैं। हम्म। भूल होना मानवीय प्रकृति है। हम्म। भूल को स्वीकार करना, ये हमारी संस्कृति है। हम्म। और भूल को सुधार लेना हमारी प्रगति है। जिस समय अपनी भूल को हम ठीक कर लेते हैं, सुधार लेते हैं, हम मन से भी हल्के हो जाते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं। यदि हम उस भूल को बार बार याद करते रहते हैं, तो ऐसा लगेगा कि हम बार बार उसी गलती को रिपीट कर रहे हैं। हम्म। तो ये काफी सफल प्रयोग इसको कह सकते हैं, बच्चों के साथ हो रहा है हमारा। बहुत चिट्ठियां आती हैं, अभी केवल हम एक कदम आगे बढ़े हैं। हम हम्म। अभी केवल बच्चों की समस्याओं को जान पा रहे हैं। समाधान करना भी उसका दूसरा इम्पॉर्टेंट काम है, उसको हम बाद में लेंगे। क्योंकि हम बच्चों के साथ जब बोलते हैं कि हमें आपका नाम नहीं चाहिए, तो वो निश्चिंत होकर लिखते हैं। उनको रहता है कि मेरा नाम तो पता ही नहीं चलेगा, लेकिन हमें पता चलती कि उनकी क्या क्या प्रॉब्लम है। हम्म। फिर हम कई उसका समाधान अभी तो छोटा से निकाला कि स्कूल में प्रिंसिपल्स को बोलते हैं कि आप अपनी असेंबली में जनरलाइज वे में कोई भी जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको आप एड्रेस करके बच्चों को बताइए। और फिर बॉक्स पे हमने अपने नंबर लिखे हैं। यदि बच्चों को लगता है कि वो ट्रस्ट कर सकते हैं हमें, तो वो हमारे साथ अपनी चीजें शेयर कर सकते हैं, अपना समाधान पूछ सकते हैं। तो हमारे साथ एक साइकोलॉजिस्ट का पैनल भी है, बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक हमारे साथ हैं। चिट्ठियां तो पढ़ते हैं, हम लोग अपने हिसाब से सोचते हैं कि क्या क्या तरीका हो सकता है इन बच्चों की इस दुविधा को दूर करने का। मैम, तो ये किसी ने आके प्रयास है, आपसे बात लेकिन भी की है ऐसे? मतलब किसी ने आके, आप सॉरी, किसी हाँ, ने एक स्कूल की घटना याद है। बहुत बड़ा स्कूल है जयपुर का, और हम लोग उनके असेंबली में, मुझे भी कुछ कहना, 3 बातों की बात बता रहे थे कि, तो एक बच्चा खड़ा होता है, मैं कुछ कह सकता हूँ? मैंने कहा बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा कि बच्चे ने हिम्मत तो की कुछ कहने की। हमने उसको बुलाया, वो अपनी बात शुरू करता है। मैं आज उस घटना को याद करते हुए मेरे बिल्कुल अंदर हिल जाती हूँ। वो शुरू करता बच्चा अपनी बात, मैं 11th क्लास का स्टूडेंट हूँ, और जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, वो तब की जब मैं 9th में था, 9th क्लास में पढ़ता था। हम 2 भाई थे। बच्चा बोल रहा है, हम 2 भाई थे, दोनों में झगड़ा हो गया। बहुत मार पिटाई कर ली, गाली गलौज दिया, लेकिन दोनों शांत नहीं हो रहे थे। माँ हम्म। नीचे रसोई में खाना बना रही थी,
हम्म। अब मुझे लगा कि इसको मैं शांत ही नहीं हो पा रहा, इसको लगा कि और इसको मैं क्या करूं कि इसको ये परेशान हो जाए। तो एक सूझा कि सीढ़ियों में पानी डालता हूँ, ये अभी दौड़ता अपनी माँ के पास जाएगा, मेरी माँ के पास। और हुआ भी वही, वो थोड़ी देर में मैंने तो पानी गिराया, वो दौड़ता दौड़ता सीढ़ियों में फिसल गया। बहुत तेज आवाज हुई तो माँ रसोई से निकली। क्या हुआ, क्या हुआ? मैं तो इनोसेंट बना रहा, मुझे तो पता था क्या हुआ, लेकिन मैं बोल नहीं पाया अपनी माँ के सामने। हाँ। मेरा भाई खून खून हो रहा था, उसके सिर में बहुत चोट लगी, उसको तुरंत अस्पताल ले गए। 25 टाँके उसके सिर में आए, और 1 महीने बाद मेरा भाई खत्म हो गया। लेकिन अब घर का माहौल ऐसा था, मैं तब भी नहीं बोल पाया अपनी माँ को। 3 महीने बाद मेरी माँ भी खत्म हो गई। अब मैं आज तक, और वो बच्चे की आंखें बहरी है, साथ में हम सुनने वालों की भी आंखें बहरी है। और वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। मैं अपनी माँ से माफी मांग रहा हूँ, मैं अपने भाई से माफी मांग रहा हूँ, और आप सबसे भी माफी मांग रहा हूँ। और एक प्रार्थना कर रहा हूँ कि कभी भी अपनी इस पीड़ा को, मतलब मैंने तो इतने दिन छुपा के रखा, और मैं 2 साल मैंने कैसे निकाले, आज मैं आपके सामने कुछ कह पाया। मैं अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ, शायद मेरी माँ मेरी आवाज सुन ले। तो हमें लगा कि हमने एक बच्चे के भी दर्द को बांटा, तो ये बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है बच्चों की पीड़ा को दूर करने के लिए। उसे कुछ मतलब उतना करेज मिला बोलने का, और आपने वैसा माहौल दिया शायद इसलिए वो बोल पाए। बच्चे बिल्कुल, बच्चों को वातावरण की जरूरत है। बच्चे बहुत इनोसेंट, बच्चों को, बच्चे क्या करेंगे जो आसान रास्ता लगेगा? या तो कुछ व्यसन बढ़ जाए, ड्रिंक कर लिया, ड्रग्स ले ली, सिगरेट पी लिया, है ना? या फिर बाइक उठाएंगी और 2 4 को मार मूर के आ जाएंगे। मतलब क्योंकि उनका उस समय मेंटल लेवल इतना हिला हुआ रहता है, उनको समझ में नहीं आता कि क्या कर रहे हैं। तो इसमें हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हाँ, हम बच्चों को समझें, हम बच्चों को मौका दें, कोशिश करें। हमें सबको मिलकर, मैं कह रही हूँ बार बार, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर ये परिवर्तन आएगा। मेरी तो उम्र बहुत मतलब मैं नहीं जानती, आज किसी को भी किसी का पता नहीं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, समाज से बहुत कुछ ले लिया, कुछ लौटा के जाए। बहुत बढ़िया गीता जी, और कुछ बताना चाहेंगे अपने काम के बारे में? आ, काम तो एक्चुअली अब इतना है, इतना हो रहा है, मैं जगह जगह से इनविटेशन आते हैं। और एक स्कूल का आया था, तो हमने, मुझे भी कुछ कहना का, वहाँ डिब्बा रखा, तो एक बच्ची ने डिब्बे में तो नहीं डाला, वो चिट्ठी हमारे हाथ में दे दी। मैं अच्छा हम्म। आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगी। हमने हम्म। सबके, उनके टीचर्स के सामने वो चिट्ठी पढ़ी। हम्म। उसमें लिखा था कि मैम, हम तो अ, ईमानदारी रखना चाहते हैं, हम्म। लेकिन हम इस अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं, हम जब गुड मॉर्निंग, मतलब नमस्ते कहते हैं, तो हमें सजा मिलती है। तो ओ। ये कितनी कितनी बड़ी विडम्बना है। हम अपने देश में नमस्ते नहीं वो चिट्ठी है मेरे पास, मैं आपको उसको स्कैन करके भेजूंगी। हम नमस्ते क्यों नहीं कह सकते हैं? हमारी ग्रीट करने का तरीका, हम अपने बच्चों से संस्कृति को क्यों छीन रहे हैं? बेशक आप पढ़ाई माध्यम आपका अंग्रेजी माध्यम हो सकता है, लेकिन कहाँ हम्म। लिखा कि वो गुड मॉर्निंग करके ही आपको ग्रीट करें? वो नमस्ते करें तो स्वीकार कीजिए। तो बोले, जब हम नमस्ते बोलते हैं तो हमें सजा मिलती है। ये बच्चों की पीड़ा है, कितनी छोटी सी पीड़ा जो आसानी से सॉल्व की जा सकती। एक यस। बच्चा कहता है कि हम, मेरा भाई छोटा है, और मेरी माँ कुछ भी, वो रोता है या कुछ भी परेशान होता है, तो सोचा मैं ही उसको तंग कर रहा हूँ। मैडम मैं क्या करूँ बताइए, मेरी माँ समझ ही नहीं रही है, मैं तो उसको कुछ करता नहीं, तो बहुत छोटा है मुझसे, मैं उसके साथ क्यों उसको परेशान करूंगा? तो बहुत छोटी छोटी चीजें बच्चों के दिल से निकलती है, और उनको लगता है कि हम हल्के हो गए। तो अब आप बस वो। यही है कि हर देश के हर स्कूल में एक ईमानदारी का गल्ला खुले, और हम लोग इसको बहुत आगे तक ले जाएं। जरूरी नहीं कि हम सेना में भर्ती होकर अपने देश की सेवा कर सकते हैं, हम्म। छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन अपने नेशन को दे सकते हैं। और ये भी हमारा नया राष्ट्र हमारे सामने है, हमारे बच्चे हमारे सामने हैं। अगर इन मूल्यों के साथ बच्चे आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से वातावरण बहुत बदलेगा। चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, नेता बने,
किसी भी क्षेत्र में जाएं, तो अब जब इन मूल्यों के साथ आगे जाएंगे तो निश्चित रूप से देश भी प्रगति करेगा, बच्चे तो करेंगे ही करेंगे। बच्चों में साहस आता है ईमानदारी से, कॉन्फिडेंस आता है। तो करना तो बहुत है, अभी तो एक मुट्ठी भर जमीन, ना भी आसमान बाकी है। और आप जैसे लोग यदि साथ देंगे तो हम बहुत कुछ कर पाएंगे। जी जी। बच्चे जो है ना हमारा भविष्य है, हमारा देश है आगे का। और आप उन्हीं पे काम बिल्कुल। कर रहे हो। मुझे वो जैसे मिट्टी गीली होती है तब उसको शेप दे सकते हैं, वैसे काम कर रहे हो आप। मिट्टी गीली है अभी, आप उसे मतलब जैसे चाहे वैसे ढाल सकते हो, तो आप वो काम कर रहे हो। भगवान करे हमारी मतलब ये आपको शुभकामनाएं, शुभेच्छा ये है कि आपका ये काम और आगे बढ़े, और ये वैल्यूज जो है बहुत सारे बच्चों में क्या, मैं तो चाहूंगी ये बड़ों में भी पहुंचे। आप जो ऑनर बिल्कुल होनी चाहिए। काम मैं ये करें। कहती, ईमानदारी को लोग कहते हैं कि पैसे तक, किसी ईमानदारी पैसे तक नहीं है। ईमानदारी का रास्ता बहुत लंबा है। डे टू डे रूटीन में जो हम काम करते हैं, नल बह रहा है, बच्चों हाँ। को ये अभ्यास होना चाहिए कि इसको बंद कर देना चाहिए, बेकार जा रहा है। हम्म। आप अपने रिश्तों के साथ ईमानदार रहें, आप अपनी भाषा के साथ ईमानदार रहें, वो कैसे? भोजन के साथ ईमानदार। जी। भाषा के साथ ईमानदार रहे मतलब कैसे? भाषा, हमारी भाषा बहुत, बिना गाली गलौज के हम बात कर सकते हैं, क्यों गालियां हाँ। देने की जरूरत है। अभी रिसेंटली हमारे तो हमारे राजस्थान राज्य के एक मंत्री जी ने, मतलब उनका हम्म। पेपर में आया था, और हाँ। पुलिस वालों के साथ उनकी कोई बहस हो गई थी, तो बिना गाली उन्होंने हर लाइन में 4 गाली बोली। तो हम बच्चों को क्या देना चाह रहे हैं? नहीं, हमारी भाषा नहीं है, गाली गलौज हमारी भाषा नहीं है। और बल्कि ये जो माँ और बहन की जो गालियां हैं, और इनको तो जो देते हैं उनको दंड मिलना चाहिए। बच्चों को नहीं सिखानी चाहिए हमें गालियों की भाषा, क्यों नहीं, हमारी भाषा ये। तो भाषा के साथ, फिर भोजन के साथ ईमानदार है। आजकल शादी ब्याह में जो चलन हो रहा है, इतना इतना वेस्टेज है। प्लेटें भर लेंगे और उसको टेस्ट कर करके डंप करते हैं। उनको ये पता नहीं कि पता नहीं कितने भूखे लोग बाहर बैठे होंगे इस भोजन के लिए, आपने तो कचरे में डाल दिया। मैं आपको आपका खैर टाइम हो गया, लेकिन बस एक चीज शेयर करूंगी। 92 में, मैं 92 से ही काम करती आ रही हूँ। मेरे हस्बैंड का पोस्टिंग विशाखापट्टनम था। हम हम्म। लोग दिल्ली से, भोपाल से दिल्ली आ रहे थे शताब्दी में। हाँ। 92 93 की बात है। तो हाँ। शताब्दी में बैठते ही कुछ कुछ खाना शुरू होता है, और जब तक हाँ। उतरते तब तक उनकी वो सेवाएं चलती रहती है। हाँ। मेरी बेटी बहुत छोटी थी, मेरे साथ में थी। तो हाँ। वो हमारे लिए भी ला रहा था, उसके लिए भी ला रहा था। मैंने एक बैग रखा, और उसको जो नहीं खाती उसको बैग, मम्मा क्या कर रही हो? उसको शर्म आती, मेरी माई क्या कर रही, थैली में डालती जा रही है। मैंने कहा हाँ। मम्मा ऐसे मत करो। मैंने कहा नहीं बेटा, अपन अब दिल्ली स्टेशन पे उतरेंगे तो देखना कितने लोग, अपन ने इसको झूठा भी नहीं किया, ये तो बहुत साफ सुथरा सामान है। तो बच्चों हाँ। को अपन ये बिस्किट के पैकेट देंगे, खाने पीने के जो सैंडविच वगैरह थे, बिल्कुल कुछ भी नहीं बिगड़ा था उनका। और एसी तो था ही उसमें शताब्दी में, रात को अगर वो दे रहे हैं और हम लोग सुबह उठ के बिस्किट के पैकेट अगर बच गए। हम्म। तो ये मैं तब से कर रही हूँ, ये वैल्यूज मैंने अपनी बच्ची में भी डाला। इवन मैं अभी फ्लाइट से भी आती हूँ, हम्म। तभी शायद 2 साल पहले में इंडिया की फ्लाइट से, यूएसए से इंडिया आ रही थी दिल्ली। तो हाँ। मैंने खड़े होकर सबसे कहा, उसके कोविड के बाद से ही हुआ कि वो लोग सामान को वापस ले जाते नहीं, ट्रैश में डाल देते हैं। चाहे आप हाँ। ले रहे हैं या नहीं ले रहे, मान लो ट्रे लेके आई, आपने नहीं लिया, तो यूं की यूं ट्रैश में उनकी वो ट्रे चल जाती है। तो मैंने उस एयर होस्टेस को कहा, मैंने कहा मैम, आप ही ट्रैश में डालने से पहले आप ये मुझे ही दे देना। तो बड़े देर को थोड़ा देखने लगी। मैंने कहा नहीं, मैं तो अभी उतरूंगी, और हम बाहर जब निकलेंगे तो बहुत सारे इस खाने का उपयोग, सही उपयोग हो जाएगा। तो हाँ। जब खड़े होकर मैंने सब जितने भी पैसेंजर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट की। मैंने कहा प्लीज, यदि आप खा नहीं रहे तो उसको झूठा भी मत कीजिए, और आप मेरे पास एक बैग रखा, आप उसमें दे दीजिए, मैं उतर के इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। तो वाह। कुछ चीजों जिनका कुछ बिगड़ता भी नहीं है। तो ये बहुत छोटी छोटी ईमानदारी की कोशिश है कि हम अपने भोजन को भी क्यों वेस्ट करें। मैम आपका नाम ईमानदारी वाली मैडम रख लेना चाहिए, मुझे तो लगता है। नहीं नहीं नहीं। बहुत बढ़िया, मजाक बहुत। उड़ाते हैं लोग मेरा।
मेरे को कहते हैं मैडम आप तो इतना इस टाइम में जो हर जगह इतना भ्रष्टाचार, इतनी बेईमानी, सारा खारा समुद्र हो रहा है पूरा, और आप खड़ी होके कह रही हैं मैं तो इसको मीठा बना दूंगी। मैं कहती हूँ भाई नहीं, इतनी औकात तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना तो विश्वास है कि अगर कुछ लोग साथ में आ जाएंगे तो मीठे पानी की नदियां तो जरूर बहा के जाएंगे। ये बहेगी बच्चे ही पक्का। बहाएंगे नदियां। यस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैम, इतना अच्छा लग रहा है आपको सुन के। थैंक यू सर। मुझे ऐसा लगता है आपने सारे मैसेजेस दे दिए, फिर भी एक लाइन का कोई एक मैसेज आप पूरी पब्लिक जो भी देख रही है, जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनके लिए कोई सिर्फ एक बी लाइन का कोई मैसेज। ऑनेस्ट। हाँ, बी ऑनेस्ट एंड लिव विथ प्राइड। वाह, दैट्स लाइक सो नाइस, सो नाइस। थैंक यू मैम, आपने अपना समय दिया, बहुत अच्छा अपने लगा। अपने काम के बारे में जानकारी दी, और आपका मतलब आपके अंदर वो पूरा भरा पड़ा है, ऐसे लग रहा है जिस तरह से आप बात कर रहे हो, आप अपना बता रहे हो। यू आर लिविंग दैट एग्जाम्पल मैम। थैंक यू, थैंक यू। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं अच्छी बुद्धि रखें और सबका साथ मिले और हम आगे बढ़े। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू नमस्कार। गीता जी, नमस्ते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।